हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सनाउल्लाह जमाली। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करी थी न्यूट्रोफिल और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन और न्यूट्रोफिल का रोल और के इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कैसे होते हैं। तो वीडियो पे चलने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके इस वीडियो के थ्रू। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस क्या होते हैं? रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग टिश्यू टू इंजरी। फॉर सपोज इंजरी हो गया, इंजरी को बाकी जो लिविंग टिश्यूज़ हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनके रिस्पॉन्स को इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन बोला जाता है। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन क्या होता है? जो लिविंग टिश्यूज़ होते हैं उनका रिस्पॉन्स टू इंजरी। जो लिविंग टिश्यूज़ होते हैं उनका रिस्पॉन्स टू इंजरी, उन्हें इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कहा जाता है। फॉर सपोज कोई इंजरी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, उसकी वजह से सेल्स इंजर्ड हो रहे हैं, लेकिन जो सेल्स लिविंग हैं वो उस इंजरी को कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, उस रिएक्शन को इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कहा जाता है। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कब इंक्रीज होती है? जब बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल या बैक्टीरिया, जब बॉडी के अंदर बैक्टीरिया इंटर होगा तो तब इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस जो होगी वो ट्रिगर होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। जब बॉडी के अंदर बैक्टीरिया इंटर होगा तब इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस इंक्रीज होगी। बोन मैरो इज स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस एंड रिलीज लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल इन ब्लड। जब इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होगी तब याद रखिएगा बोन मैरो के पास एक स्टिमुलस जाएगा कि वो अब लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स पैदा करें। न्यूट्रोफिल्स क्योंकि हम पीछे डिस्कस करके आए हैं कि न्यूट्रोफिल्स होते हैं जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन और इन्फेक्शन के अगेंस्ट न्यूट्रोफिल्स यूज़ होते हैं। तो बोन मेरो को एक स्टिमुलाई जाएगी, इन्फ्लेमेशन हुआ, इन्फ्लेमेशन की वजह से बोन मेरो के एक स्टिमुलाई जाएगी कि वो ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स प्रोड्यूस करे। न्यूट्रोफिल्स अट्रैक्ट होंगी साइट ऑफ इन्फेक्शन की तरफ बाय बैक्टीरियल और प्लाज्मा फैक्टर्स। जो बैक्टीरिया जिस्म के अंदर आया है या जो उस इंजरी के पास प्लाज्मा फैक्टर्स होंगे, वहाँ पे बैक्टीरियल और प्लाज्मा फैक्टर की वजह से न्यूट्रोफिल्स जो होंगे वो साइट ऑफ इन्फेक्शन, साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। याद रखिएगा न्यूट्रोफिल्स अट्रैक्ट होते हैं साइट ऑफ इन्फेक्शन की तरफ बाय बैक्टीरियल एंड प्लाज्मा फैक्टर्स। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन क्या होता है? रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग टिश्यू टू इंजरी। जो इंजर्ड सेल्स हैं उनको लिविंग टिश्यू का, लिविंग सेल्स हैं उनका रिस्पॉन्स, उससे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कहा जाता है। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कब इन्फ्लेमेशन बढ़ती है? जब फॉरेन पार्टिकल बैक्टीरिया जब जिस्म के अंदर आ जाता है तो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। और जब इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी तब वो एक स्टिमुलाई होगा बोन मेरो की तरफ, ताकि बोन मेरो के अंदर न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी प्रोड्यूस हो सकें। जब न्यूट्रोफिल प्रोड्यूस हो जाएंगे वो तब साइट ऑफ इन्फेक्शन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, साइट ऑफ इन्फेक्शन की तरफ जाएंगे बाय बैक्टीरियल एंड प्लाज्मा फैक्टर्स। बैक्टीरियल और प्लाज्मा फैक्टर्स की वजह से हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है? प्लाज्मा फैक्टर्स लाइक IgG एंटीबॉडी, कंप्लीमेंट कंपोनेंट C3b कोट the bacteria and make them more susceptible to phagocytosis. A process is called as opsonization. कुछ प्लाज्मा फैक्टर्स हैं जैसे IgG एंटीबॉडी हो गया और कंप्लीमेंट कंपोनेंट C3b हो गया। प्लाज्मा फैक्टर्स लाइक IgG एंटीबॉडी एंड कंप्लीमेंट कंपोनेंट C3b वो बैक्टीरिया को कोट कर देते हैं और उन्हें फेगोसाइटोसिस जल्दी करवा देते हैं। इस प्रोसेस को ऑप्सोनाइजेशन बोलते हैं। हमने पीछे डिस्कस किया था न्यूट्रोफिल्स के अंदर कि न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं उनका रोल फेगोसाइटोसिस के अंदर भी होता है, और हमने डिस्कस किए थे 3 वो पॉइंट कि जिससे फेगोसाइटोसिस इंक्रीज होती है। हमने कहा था कि रफनेस ऑफ पार्टिकल, उसकी वजह से फेगोसाइटोसिस इंक्रीज होगी। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल है उसके प्रोटेक्टिव कोट की एब्सेंस होगी तब भी फेगोसाइटोसिस इंक्रीज होगी। अगर ऑप्सोनाइजेशन हो रही है तब भी फेगोसाइटोसिस इंक्रीज होगी। तो ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है? ऑप्सोनाइजेशन कुछ प्लाज्मा फैक्टर्स जैसे IgG एंटीबॉडी और कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट C3b वो क्या करेंगे, जो फॉरेन पार्टिकल हमारे जिस्म के अंदर आए उसे कोट कर देंगे और उसकी वजह से वो फेगोसाइटोसिस करवा देंगे उस कंपोनेंट की। इस प्रोसेस को ऑप्सोनाइजेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से फेगोसाइटोसिस इंक्रीज होती है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस है रेस्पिरेटरी बर्स्ट। द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज
in glycolysis and lactate production and decrease pH with the phagocytic vacuole। जो प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस होता है, जब फेगोसाइटोसिस होगी तो तब ग्लाइकोलाइसिस इंक्रीज होगी और लैक्टेट प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। ग्लाइकोलाइसिस इंक्रीज होगी, लैक्टेट प्रोडक्शन इंक्रीज होगी और पीएच जो है फेगोसाइटोस वैक्यूल के अंदर वो डिक्रीज हो जाएगी। याद रखिएगा, जब प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस होगा तब ग्लाइकोलाइसिस इंक्रीज होगी, लैक्टेट प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, लेकिन जो पीएच है वो डिक्रीज हो जाएगी। देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंजप्शन सो कॉल्ड इज रेस्पिरेटरी बर्स्ट। उसकी वजह से ऑक्सीजन कंजप्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस इंक्रीज हो रही है, लैक्टेट प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीज होगी। इस प्रोसेस को रेस्पिरेटरी बर्स्ट बोलते हैं। फेगोसाइटोसिस क्यों होगी? क्योंकि फॉरेन पार्टिकल आ गया, फॉरेन पार्टिकल आ गया तो फेगोसाइटोसिस होगी, और अगर फेगोसाइटोसिस होगी तो ग्लाइकोलाइसिस इंक्रीज होगा और लैक्टेट प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्लस में पीएच जो है फेगोसाइटिक वैक्यूल के अंदर वो डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस और लैक्टेट प्रोडक्शन हो रही तो ऑक्सीजन कंजप्शन ज़्यादा होगी। इस प्रोसेस को रेस्पिरेटरी बर्स्ट कहा जाता है, रेस्पिरेटरी बर्स्ट कहा जाता है। उसके बाद होता है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स डिस्चार्ज ग्रेन्यूल कंटेंट्स बाय एक्सोसाइटोसिस इनटू फेगोसाइटिक वैक्यूल। हमें पता है कि न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। इनके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, कुछ बायोलॉजिकली एक्टिव केमिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये इन्फ्लेमेशन और एलर्जिक रिएक्शन के अंदर पार्ट लेते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। अब ये ग्रेन्यूल्स कुछ टाइम के बाद ग्रेन्यूल्स को डिस्चार्ज करेंगे। जो ग्रेन्यूल कंटेंट्स हैं, बायोलॉजिकल केमिकल्स हैं, उन्हें डिस्चार्ज करेंगे एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू इनटू फेगोसाइटिक वैक्यूल। जो फेगोसाइटिक वैक्यूल है जिसके अंदर उन्होंने फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ कर लिया। अब क्या करेंगे न्यूट्रोफिल्स? जो उनके केमिकल्स हैं, बायोलॉजिकल केमिकल उनके पास हैं, न्यूट्रोफिल्स के पास, अब वो उन केमिकल्स को उन फेगोसाइटिक वैक्यूल के अंदर रिलीज़ कर देंगे, ताकि जो भी वहाँ पे फॉरेन पार्टिकल पड़ा हुआ है उस पे वो केमिकल अटैक करें और उस फॉरेन पार्टिकल को ख़त्म कर दें। याद रखिएगा क्या होता है प्रोसेस। एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस कैसे होता है? न्यूट्रोफिल्स, वी नो दैट न्यूट्रोफिल्स आर ग्रेन्युलोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, उनके पास ग्रेन्यूल्स होते हैं। ग्रेन्यूल्स में क्या होता है? कुछ बायोलॉजिकली एक्टिव केमिकल्स जो इन्फ्लेमेशन और एलर्जिक रिएक्शन के अगेंस्ट यूज होते हैं। तो जब न्यूट्रोफिल्स ने पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल अंदर आया, सेल के अंदर आया, वो फॉरेन पार्टिकल को न्यूट्रोफिल्स इनगल्फ कर लेंगे। अब न्यूट्रोफिल्स ने इनगल्फ कर दिया, उस फेगोसाइटिक वैक्यूल के अंदर फॉरेन पार्टिकल पड़ी हुई। अब न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगे? वो अपना जो भी उनके पास बायोलॉजिकल केमिकल कंटेंट्स हैं, जो भी ग्रेन्यूल्स हैं, वो उस फेगोसाइटिक वैक्यूल के अंदर रिलीज कर देंगे, ताकि जो फॉरेन पार्टिकल है वो ख़त्म हो जाए। ऐसे प्रोसेस होता है, ऐसे न्यूट्रोफिल्स ऐड करते हैं ऑन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। ग्रेन्यूल्स के पास मुख्तलिफ प्रोटीएसेस होते हैं और एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स होते हैं। ग्रेन्यूल्स जो होते हैं उनमें मुख्तलिफ केमिकल्स में मुख्तलिफ प्रोटीएसेस होते हैं और एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स होते हैं जो फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। In addition, there is production of toxic oxygen metabolites by activation of enzymes of neutrophils including hydrogen peroxide। एक तो ये प्रोसेस हो गया कि न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो ग्रेन्यूल्स रिलीज करेंगे एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू, और दूसरा ये कि वहाँ पे जब न्यूट्रोफिल्स अपना काम शुरू करेंगे तो न्यूट्रोफिल्स के पास कुछ एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से टॉक्सिक ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स से टॉक्सिक कंटेंट्स पैदा होंगे। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, ऐसे कंटेंट्स पैदा होंगे जो भी फॉरेन पार्टिकल को मारने में हेल्प करेंगे। याद रखिएगा, एक तो प्रोसेस हो गया सीधा ग्रेन्यूल्स रिलीज करेंगे न्यूट्रोफिल्स और वो जाके अटैक करेंगे प्रोटीएसेस एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स, वो जाके अटैक करेंगे फॉरेन पार्टिकल पे। लेकिन जब न्यूट्रोफिल्स अपना काम करेंगे तो उनके एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगे। उनके एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे तो वो टॉक्सिक कंटेंट्स पैदा करेंगे, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, वो भी डिफेंस देंगे। न्यूट्रोफिल्स आल्सो डिस्चार्ज एंजाइम्स लाइक माइलोपेरोक्सीडेज दैट कैटालाइज कन्वर्जन ऑफ हैलोजन इनटू कोरस्पॉन्डिंग
एसिड्स। जब न्यूट्रोफिल्स अपना काम करेंगे तो वो एंजाइम माइलोपेरोक्सीडेज, याद रखिएगा, जब न्यूट्रोफिल्स अपना काम कर रहे होंगे तो वो डिस्चार्ज करेंगे एंजाइम माइलोपेरोक्सीडेज। एंजाइम माइलोपेरोक्सीडेज जो होता है वो हेलोजीन एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, उस रिएक्शन को कैटालाइज करता है। हेलोजीन एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, उस रिएक्शन को एंजाइम माइलोपेरोक्सीडेज कैटालाइज करता है, जो रिलीज होता है फ्रॉम न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स डिस्चार्ज एंजाइम माइलोपेरोक्सीडेज दैट कैटालाइज द रिएक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ हेलोजीन इनटू एसिड्स। एंजाइम्स न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो डिस्चार्ज करते हैं एंजाइम माइलोपेरोक्सीडेज, जो कन्वर्ट करते हैं हेलोजीन्स को इनटू एसिड्स। ये एसिड्स जो होते हैं वो पोटेंट ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे HOCl हमारे पास हो गया, जैसे HOBr हो गया। ये जो एसिड्स बन रहे हैं हेलोजीन से थ्रू एंजाइम माइलोपेरोक्सीडेज, ये पोटेंट ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे HOCl HOBr हो गया। एक तो ये ऑक्सीजन प्रोडक्शन होगी, टॉक्सिक कंटेंट्स प्रोड्यूस होंगे, ऑक्सीजन डिपेंडेंट HOCl प्रोड्यूस हो रहा, HOBr प्रोड्यूस हो रहा, H2O2 प्रोड्यूस हो रहा। लेकिन जो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट कंटेंट्स होंगे, मैक्सिमम्स होंगे, उसमें लो इंट्राफेगोसोमल पीएच होगी, लाइसोजाइम रिलीज होगा, लैक्टोफेरिन रिलीज होगा और केटानिक प्रोटीन्स रिलीज होंगे। लो इंट्राफेगोसोमल पीएच होगी, लाइसोजाइम रिलीज होंगे, लैक्टोफेरिन रिलीज होंगे और केटानिक प्रोटीन्स जो होंगे वो रिलीज होंगे इन ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म्स। ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म्स के अंदर लो इंट्राफेगोसोमल, लाइसोजाइम, लैक्टोफेरिन, केटानिक प्रोटीन्स रिलीज होंगे। क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज, क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज के अंदर, इस डिजीज के अंदर देयर इज फेलियर टू जनरेट ऑक्सीजन इन बोथ न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स, कंसिक्वेंट इनएबिलिटी टू किल मेनी फेगोसाइटोसाइज बैक्टीरिया। क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज के अंदर क्या होगा, जो न्यूट्रोफिल्स हैं और ये जैसे न्यूट्रोफिल्स के अंदर ऑक्सीजन प्रोडक्शन होगी, टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, H2O2 प्रोड्यूस हो रहा, HOCl HOBr प्रोड्यूस हो रहा, ये मोनोसाइट्स के अंदर भी प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जब इन ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स की प्रोडक्शन नहीं होगी तो उस वजह से न्यूट्रोफिल्स जो होंगे, जो फेगोसाइटोसाइज पार्टिकल है, फॉरेन पार्टिकल है, उससे मार नहीं पाएंगे। इस डिजीज़ को, ये किस डिजीज़ में होता है, ये क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ के अंदर होता है। क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ के अंदर क्या होता है, फेल्यूर होती है टू जनरेट ऑक्सीजन तब इन बोथ न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट। उसकी वजह से फेगोसाइटोसाइज बैक्टीरिया जो होता है उससे वो मार नहीं पाते, न्यूट्रोफिल्स या मोनोसाइट से वो फेगोसाइटोसाइज बैक्टीरिया को मार नहीं पाते, क्योंकि ऑक्सीजन जनरेट नहीं होती। उस डिजीज़ को क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ कहा जाता है। तो हमने डिस्कस करी कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस क्या होते हैं। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें लिविंग टिश्यू कैसे रिस्पॉन्ड करता है टू इंजरी। उन रिएक्शंस को हम इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस बोलते हैं। और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के लिए न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन से बताते हैं। कैसे बचाते हैं, 2-3 प्रोसेसेस के जरिए, 2-3 मैकेनिज्म्स के जरिए। एक के फॉरेन पार्टिकल आएगा, उससे फेगोसाइटोसाइज करेंगे न्यूट्रोफिल, और न्यूट्रोफिल क्या करेंगे, अपने ग्रेन्यूल्स रिलीज करेंगे, उससे डिस्ट्रॉय कर देंगे। और दूसरा कि वो टॉक्सिक ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करेंगे, जैसे H2O2 HOBr HOCl, ऐसे टॉक्सिक ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स रिलीज करेंगे और वो उस फेगोसाइटोसाइज पार्टिकल को मार देंगे। तो इस प्रोसेस के जरिए जहाँ तो वो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट लो इंट्रासोमल फेगोसोमल पीएच, लाइसोजाइम, लैक्टोफेरिन और केटोनिक प्रोटीन्स वैसे चीज़ें रिलीज करेंगे। तो इन प्रोसेसेस के ज़रिए न्यूट्रोफिल्स इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करते हैं। और इसके साथ हमारा ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर्स में हम इज़ाइनोफिल्स को डिस्कस करेंगे, इज़ाइनोफिल्स बेसोफिल्स को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी आने वाले वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।